उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। उस क्रांति का नाम बताइए जो क्रांति के एक मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। सही आंसर है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 1917 में लेनिन के नेतृत्व में संपन्न हुई, यह विश्व की प्रथम समाजवादी क्रांति थी जो मार्क्स के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित थी। रूसी क्रांति क्रांति के मूर्त और स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी। तो मूर्त और स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित थी कौन सी? रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ? औद्योगिक क्रांति से गुजरने के लिए ब्रिटेन को किन संसाधनों से लाभ हुआ? सही आंसर है कोयला और लोहा। कोयला और लोहा। कोयला और लोहा। औद्योगिक क्रांति के दौर में ब्रिटेन को कोयला और लोहा दो संसाधनों से लाभ हुआ। ब्रिटेन के पास कोयले और लोहे की बड़ी और सुलभ आपूर्ति थी। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के लिए माल का उत्पादन करने के लिए ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक लेख में धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे चलकर आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी.वी. जोशी, एम.जी. रनाडे आदि विद्वानों ने भी धन निष्कासन के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला साहब तथा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी? किस वर्ष में मैरी एंटोनेट हीरे के हार के एक घोटाले के बीच फंस गई थी? सही आंसर है 1785। फ्रांस में 1785 में राजा लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोनेट हीरे के हार के घोटाले में फंस गई थी। मैरी एंटोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसलिए फ्रांसीसी सदैव उसे विदेशी समझते थे। फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व संध्या पर यह घोटाला सामने आया। राजा और उसकी पत्नी द्वारा वैभव पर अपव्यय किए जाने के कारण राजकोष दिवालिया होता जा रहा था। इस आरोप से रानी की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो सही आंसर है 1870 में। पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था जो भारत की सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने और किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को एस.एच. चिपलूरकर, गणेश वासुदेव जोशी और पुणे में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंदोलन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मोपला जो विद्रोह था वो मालाबार में हुआ था और तेभागा जो आंदोलन था वह बंगाल में हुआ था, तो दोनों सही है। मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल के मालाबार में 1836 से 54 को किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ किया गया था। तेभागा आंदोलन बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह 1946 में अपने चरमोत्कर्ष पर था। इसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। यह आंदोलन जोतदार के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में है? किस दर्शन के मूल फ्रांसीसी क्रांति में थे? तो आधुनिक राष्ट्रवाद। सही आंसर है आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद के दर्शन के मूल में फ्रांसीसी क्रांति थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति
1789 में फ्रांसीसी क्रांति में थी। राजनीतिक एकता ने राष्ट्रव्यापी जनमत, राष्ट्रव्यापी आंदोलन एवं राष्ट्रव्यापी नीति अपनाने में योगदान दिया। ला पेट्री पृष्ठभूमि और ले सिटायन नागरिक के विचारों ने एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले संयुक्त समुदाय की धारणा पर जोर दिया गया। नया फ्रांसीसी ध्वज एस्टेट्स जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था? सही आंसर है जीन पॉल मरात। जीन पॉल मरात फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में फ्रांस में वित्त से संबंधित नहीं था। नेकर, तुर्गो और केलोन थे। जीन पॉल मरात 1742 से 1793 का संबंध वित्त से नहीं था, बल्कि वह फ्रांस में पेशे से चिकित्सक था। वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। चिकित्सा के अतिरिक्त लेखन कला में भी उसकी रुचि थी। वह वर्ग एवं राजतंत्र का कट्टर विरोधी था। उसने द फ्रेंड्स ऑफ द पीपल्स नामक समाचार पत्र का संपादन कर क्रांतिकाल में पत्र के माध्यम से राजतंत्र, पादरियों, सामंतों एवं कुलीनों पर निरंतर आघात किए। मरात उग्र क्रांतिकारी विचारों का स्वामी था। सितंबर 1792 के भयंकर रक्तपात में उसका बड़ा हाथ था। जुलाई 1793 को जीरोदिस्त गुट से संबंध एक युवती ने उन्हें स्नान घर में मार डाला। एनी रॉबर्ट तुर्गो, जैक्स नेकर, चार्ल्स केलोन ये सभी लुई 16वें के क्रमशः वित्त मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दिसैम्बरिस्टस देशभक्त बुद्धिमान युवा पुरुष, सही है। रूसी बुद्धिजीवी, सुशिक्षित लोग, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। दिसैम्बरिस्टस इसे रूसी सैन्य अधिकारियों द्वारा 26 दिसंबर 1825 को 3000 रूसी सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया था। यह घटना विद्रोह सेंट पीटर्सबर्ग के सीनेट स्क्वायर में हुआ था, जिसमें देशभक्त युवा पुरुष बुद्धिमान लोग शामिल हुए थे। उस समय रूस का जार शासक निकोलस प्रथम 1825 से 1855 ने क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, रूसी बुद्धिजीवी जारशाही शासन व्यवस्था के विरोध में बुद्धिजीवी नेताओं का विशेष योगदान था। कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर रूस में सर्वप्रथम 1898 में रूसी समाजवादी प्रजातांत्रिक दल की स्थापना हुई। 1903 में यह दल 2 गुटों में विभाजित हुआ, मेंशेविक दल नेता केरेंस्की और बोल्शेविक दल नेता लेनिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? सही आंसर है एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र की शुरुआत की। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत के पहले राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1905 में रूसी संसद को डैश के रूप में भी जाना जाता था। 1905 में रूसी संसद को ड्यूमा के रूप में भी जाना जाता था। 1905 की रूसी संसद को ड्यूमा के नाम से भी जाना जाता था। रूस में 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। रूस की वर्तमान संसद को ड्यूमा और संघीय परिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1904-1905 के रूसी जापानी युद्ध को किस संधि से समाप्त किया गया था? सही आंसर है पोर्ट्समाउथ की संधि। 1904-05 के रूसी जापानी युद्ध को पोर्ट्समाउथ की संधि से समाप्त किया गया। जापान रूस से नाराज था क्योंकि उसने सख्ती से प्राप्त लियाओतुंग से उसका अधिकार छीन लिया था और रूस मंचूरिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। 10 फरवरी 1904 को रूस जापान युद्ध शुरू हो गया। जापान ने रूस को स्थल और समुद्र में पर निर्णायक पराजय दी और अंततः अमेरिका के हस्तक्षेप और मध्यस्थता से 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ में दोनों के बीच संधि हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक कौन थे? तो सही आंसर है एनी रॉबर्ट टुगरा। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में 1774 में वित्त के महानियंत्रक एनी रॉबर्ट टुगरा थे।
जो टुगरो थे वो 1774-1776 एक योग्य अर्थशास्त्री था। उसने वित्त मंत्री रहते हुए फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया। उसने विभिन्न व्यवसायों की शक्तिशाली संस्था गिल्ड को समाप्त कर दिया। उसने बेगार कोरवी प्रथा समाप्त कर एक सामान्य कर लगाया। टुगरो ने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा: ऋण नहीं, नए कर नहीं, दिवालियापन नहीं, राज्य की खर्च में कमी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एओ ह्यूम्स द्वारा की गई। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इस अधिवेशन में भारत के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? सही आंसर है इसका ए में क्या दिया हुआ है? लाला लाजपत राय। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत 1916 में यंग इंडिया में लाला लाजपत राय ने सर्वप्रथम दिया था, जिसके द्वारा लाला लाजपत राय ने नरमपंथियों गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, मोतीलाल नेहरू पर हमला बोला और उन्हें ब्रिटिश सरकार का सुरक्षा कवच बताया। राय ने यह कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। जो कांग्रेस थी वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाबी कहा जाता था। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, जार तानाशाही जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, डैश द्वारा प्रभावित थी? तो मंगोल परंपरा द्वारा प्रभावित थी। जो जार तानाशाही थी जो कि मध्यकालीन अवधि में आरंभ हुई थी, मंगोल परंपरा द्वारा प्रभावित थी। जार तानाशाही मंगोल परंपरा से प्रभावित थी। 13वीं शताब्दी में मंगोलों ने रूस पर आक्रमण कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईवान महान 1462 से 1505 ने मंगोलों की सत्ता का अंत कर रूस का शासन बना दिया। 1487 ईस्वी में ईवान महान ने दक्षिणी रूस के मंगोलों को भी पराजित किया। उसने कॉन्स्टेंटाइन नवम रोमन सम्राट की भतीजी से विवाह किया तथा जार अथवा संपूर्ण रूस के सम्राट की पदवी धारण की। अतः जार तानाशाही मंगोलों की परंपरा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ था, जो अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व नीति के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह के दमन के लिए सैन्य कानून लगा दिया, जो 3 जनवरी 1856 तक चला। 3 जनवरी 1856 तक चला। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उसकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छोड़ा गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों सिद्धू और कानू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में डैश प्रवेश किया था? फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में 1794 वर्ष में प्रवेश किया था। 1794 में फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में प्रवेश कर गया। जून जुलाई की घटना ने इस आंदोलन की निरर्थकता सिद्ध कर दी। शत्रुओं के विरुद्ध सेना की हार, जीरोदिस्त समर्थक प्रांतों का विद्रोह तथा जैकोबिन नेता मारा की हत्या ऐसे काम थे जिनसे रोब्सपियर व उसके साथियों को यह विश्वास होने लगा कि मध्यम वर्ग अपनी सुविधा के लिए क्रांति के साथ विश्वासघात करना चाहता है तथा अब क्रांति की रक्षा देशभक्त जैकोबिन और सैंसक्यूलोट के उपयुक्त प्रयासों से ही संभव है। 26 जुलाई 1794 को कन्वेंशन के भाषण में रोबेस्पियरे ने अब तक हुई रक्तपात और हत्याओं की निंदा करते हुए उसका सारा उत्तरदायित्व मोताई माउंटेन गुह के उग्रवादियों पर डाल दिया। कुछ भी भाषा लिखी। भाग सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम बादल का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम बादल का प्रकार है? स्टार बना हुआ
बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है। जो बादल है वो पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है, जिन्हें इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर 4 रूपों में विभक्त किया जा सकता है। पश्चात मेघ, कपाशी मेघ, स्तरीय मेघ, वर्षा मेघ। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित प्रकार के बादलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे बादल पच्छाव, पच्छाव स्तरीय, पच्छाव कपासी। मध्यम ऊंचाई के बादल स्तरीय मध्य तथा कपासी मध्य बादल। कम ऊंचाई के बादल स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल, कपासी वर्षा बादल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। तो दोनों ही सही हैं। बेनिटो मुसोलिनी, जो बेनिटो मुसोलिनी था वो फांसीवाद का था, और एडोल्फ हिटलर नाजीवाद। फांसीवाद इटली में बेनिटो मुसोलिनी द्वारा संगठित फैसियों का राजनीतिक आंदोलन था, जो मार्च 1919 में प्रारंभ हुआ। मूल रूप से यह आंदोलन उदारवाद के विरुद्ध था। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहल हो, परंतु फिर यह योजना जन समाज की भागीदारी से चले। परंतु नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द निम्नलिखित में से किस जलवायु परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर है गर्म और आर्द्र। क्लाइमोग्राफ में जो मग्गी शब्द है वो गर्म और आर्द्र जलवायु परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द उष्ण और एवं आर्द्र जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक, अपेक्षित आर्द्रता 70% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। किसी स्थान के औसत आर्द्र बल्ब तापमान एवं अपेक्षित आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित कर बनाए गए आरेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहा जाता है। इस आरेख को पहली बार ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाया गया था। क्लाइमोग्राफ में मग्गी शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग भी जलवायु प्रतिनिधित्व हेतु किया जाता है। कीन जो शब्द है वो ठंडी व शुष्क जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 4 डिग्री से कम, अपेक्षित आर्द्रता 40% से कम। स्कॉर्चिंग क्या है? उष्ण व शुष्क जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री से अधिक, अपेक्षित आर्द्रता 40% से कम। रॉ ठंडी व आर्द्र जलवायु, आर्द्र बल्ब तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक, अपेक्षित आर्द्रता 7% से अधिक। एक भी चीज समझ में नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूजो विल्सन द्वारा प्रतिपादित किया था। मेंटल प्लूम थ्योरी सबसे पहले जे टूजो विल्सन द्वारा 1963 में प्रस्तावित किया गया था। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर बाध्य अंतरतम क्रोड मेंटल सीमा पर केंद्रित तप्त स्थल को मेंटल प्लूम कहते हैं। मेंटल प्लूम सिद्धांत के अनुसार प्लूम यानी तप्त शैल मेंटल से होकर ऊपर उठती हैं तथा पृथ्वी के क्रस्ट में कम गहराई पर पहुंचने पर पिघल जाती हैं, जिस कारण मैग्मा की विशाल राशि का निर्माण होता है, जिससे हॉटस्पॉट का जनन होता है। इन्हीं हॉटस्पॉट से धरातल पर सभी प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक जीवमंडल डैश से बना एक वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र है। एक जीवमंडल कार्बनिक घटक और ऊर्जा घटक से बना एक वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र है। एक जीवमंडल एक वैश्विक परिस्थितिकी तंत्र है जो कार्बनिक और ऊर्जा घटकों से मिलकर बना है। पृथ्वी के समस्त जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण, जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, मिलकर जैवमंडल की रचना करते हैं। जैवमंडल के अंतर्गत समस्त जीव, जैविक संगठन तथा भौतिक पर्यावरण, अजैविक संगठन को सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल कहा जाने वाला भाग स्थल, जल, वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारतंत्र कार्य करते हैं। जैवमंडल के 3 प्रमुख उपविभाजक हैं, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल। जीवमंडल में जीवन हेतु आवश्यक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है।
जीवमंडल में भू रासायनिक तत्वों का प्रवाह चक्रीय रूप से संपन्न होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, गंधक, लोहा प्रमुख हैं। जीवों के विकास के लिए इन तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष में जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है 1919। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किया। वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे और यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में डैश के बीच विस्तृत होता है। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है वो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तृत होता है। शीतोष्ण क्षेत्र नामक तापमान क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री सेल्सियस से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य विस्तृत होता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के मध्य वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक कौन थे और उन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया था? सही आंसर है जियोवानी जेंटाइल। जियोवानी जेंटाइल। फांसीवाद के आधिकारिक फांसीवाद के आधिकारिक दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल थे। जेंटाइल एक प्रसिद्ध इतालवी आदर्शवादी दार्शनिक, शिक्षक, राजनीतिज्ञ थे। वह इटली में हेगेलियन आदर्शवाद के पुनरुत्थान में शामिल थे। इन्होंने इसे जीवन की समग्र अवधारणा के रूप में वर्णित किया है। इन्हें फांसीवाद का आधिकारिक दार्शनिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है नहीं 1 नहीं 2। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय केवल जल विवादों में मध्यस्थता करता है, ये भी गलत। पर्यावरण क्षेत्राधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की शक्ति में शामिल नहीं है, ये भी गलत। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल देश राष्ट्र ही पक्षकार हो सकते हैं। यह विभिन्न राष्ट्रों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि मुद्दों पर सुनवाई करता है। इसका कोई प्रतिबंधित अधिकार क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है? तो न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? सही आंसर है कैंटरबरी। कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। संसार के घास के मैदानों को जलवायु के आधार पर वृहद रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान, अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? कौन सा स्थलीय ग्रह है? सही आंसर इसका सी में क्या है? शुक्र। शुक्र स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह तथा इन ग्रहों के उपग्रह, लाखों छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्टेरॉयड, धूमकेतु, कॉमेट्स और बृहद मात्रा में धूलिकण व गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह इनर प्लैनेट कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव टेरेस्ट्रियल ग्रह तथा स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि यह ग्रह पृथ्वी की भांति ही सेलों व धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट्स, विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों के से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूविज्ञान में वे वलन जिनमें एक वलन के 2 अंगों के बीच का कोण एक न्यून कण होता है डैश कहलाते हैं? सही आंसर है बंद वलन। भूविज्ञान में वे वलन जिसकी 2 भुजाओं के बीच का कोण न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है, उस वलन को बंद वलन कहते हैं। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था?
तो पहला जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी पुरुष एसोसिएशन का गठन 1864 में कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। यह एसोसिएशन का स्वरूप हमें 1864 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय कामगार समिति या प्रथम इंटरनेशनल में निहित है। कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद समाजवाद का जनक माना जाता है। अपने मित्र एंजल्स के साथ 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स की महानतम कृति दास कैपिटल 1867 है। फ्रांस के इस महान विचारक की मृत्यु 14 मार्च 1883 को हो गई। 14 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? सही आंसर है हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा किस साम्राज्य पर शासन किया गया था? सही आंसर है हैब्सबर्ग साम्राज्य। ऑस्ट्रियन और हंगेरियन द्वारा हैब्सबर्ग साम्राज्य पर शासन किया गया था। इस साम्राज्य में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। यह अलग अलग जाति समूहों, जन समुदायों और क्षेत्रों को जोड़ कर बना है, जैसे एल्प्स के टीरोल, ऑस्ट्रिया और हंगरी, सुडेटलैंड, बोहेमिया भी शामिल हैं। जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी सम्मिलित थे। हंगरी में मैंग्यार भाषा बोलने वालों की संख्या आधी थी। शेष विभिन्न बोलियां बोलते थे। इस तरह अलग अलग बोलियां और धर्मों के लोग सिर्फ शासक के प्रति जवाबदेह थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? कौन सी भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं? सही आंसर है प्राथमिक तरंगे, केवल 1 प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक भूकंपीय तरंगें ठोस पदार्थों के माध्यम से सबसे तेज गति से यात्रा करती हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसका अध्ययन सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से भूकंपीय लहरों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला है प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल और कंप्रेशनल वेव्स। दूसरा है द्वितीयक और आड़ी अथवा गौण लहरें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स और डिस्टोर्शनल और एस वेव्स। तीसरा है धरातलीय सरल लहरें, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स ऑफ एल वेव्स। प्राथमिक तरंगें सबसे वेगवान होती हैं तथा ठोस भाग में अत्यधिक तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। इनकी प्रवृत्ति ध्वनि तरंगों जैसी होती है। धरातलीय लहरों को पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है तथा इनकी गति सबसे कम होती है, तथापि सबसे अधिक प्रचंड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है 1 और 2 दोनों। कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कार्बोनेट चट्टानों के रासायनिक अपक्षयन द्वारा भू आकृतियों का निर्माण होता है। कास्ट स्थलाकृति के संदर्भ में कास्ट विंडो सिंक होल या डोलाइन की ऊपरी सतह के ढहने के कारण बनती है। कास्ट खिड़की जल डोलाइन या विलयन रंध्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से वृहद छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसका ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भूमिगत जल प्रवाह तथा अन्य स्थलारूपों का अवलोकन किया जा सकता है। इन खिड़कियों का आकार छोटे रूप से वृहद रूप तक होता है। भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, परंतु ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौमजल रासायनिक प्रक्रिया, धूलीकरण व अवक्षेपण दौरान अनेक स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग शामिल हैं? तो सही आंसर है 6। बी, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया। यूएनओ के कुल 6 अंग होते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 18 है, पहला देश जहां समाजवाद का निर्माण हुआ था? सही आंसर है सोवियत रूस। सोवियत संघ विश्व का पहला ऐसा देश है जहां प्रथम समाजवादी सरकार की स्थापना हुई। रूस के तत्कालीन समाजवादी नेता लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वर्ष में पेरिस
कम्यून हुआ था? किस वर्ष में पेरिस कम्यून हुआ था? तो सही आंसर है 1871। 1871 ईस्वी में पेरिस कम्यून हुआ था। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल-पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून दो चीज़ों की वजह से याद रखा जाता है: मजदूरों के लाल झंडे का उदय व मार्सेथस गीत, जो मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 20 है जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जर्मनी पर कर्ज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 सही है। 1953 लंदन संधि, जो जर्मनियों के एकजुट होने तक क्षतिपूर्ति के भुगतान को निलंबित करने पर सहमत हुई थी। 1953 लंदन संधि, जो जर्मनी पर कर्ज के लिए एक समझौता था, जो कि 27 फरवरी 1953 को हस्ताक्षर किए गए और 16 सितंबर 1953 को लागू किया गया, जिसे अक्सर लंदन ऋण समझौते के रूप में जाना जाता है। यह जर्मनी के संघीय गणराज्य और लेनदार राष्ट्र के बीच एक ऋण राहत समझौता था। यह समझौता डोवस योजना के परिणामस्वरूप बाहरी निवेशकों के साथ साथ जर्मन आर्थिक सहायता से प्राप्त ऋण को भी शामिल किया गया था, जिसमें समझौते का हिस्सा जर्मनी के पुनर्मिलन के बाद भुगतान किए जाने वाले ऋणों से संबंधित था। भाग 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। डैश के अलावा दिए गए सभी खतरे बहिर्जात हैं। तो ओलावृष्टि बहिर्जात है, आकाशीय बिजली बहिर्जात है, चक्रवात भी बहिर्जात है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट क्या लग रहा है? अंतर्जात है। ज्वालामुखी विस्फोट अंतर्जात खतरा है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण एवं तथा पृथ्वी से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण और ज्वालामुखी को प्रेरित करती है। बहिर्जात खतरों के अंतर्गत चक्रवात, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, सूखा, करकापात, लू, शीतलहर इत्यादि शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही सम्मिलित है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय, कंचनजंगा। कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी पर्वत, मध्य हिमालय, कंचनजंगा। तीसरा सही नहीं है, जो पूर्वी हिमालय अन्नपूर्णा दिया है वो सही नहीं है। हिमालय के अनुदैर्ध्य विभाजनों को ध्यान में रखते हुए कुमाऊं हिमालय, नंदा देवी पर्वत सही सम्मिलित है। कुमाऊं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदियों के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई में 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी एक विस्तृत रंगशाला नुमा घाटी में स्थित है। अन्य चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, कामेत प्रमुख हैं। मध्य हिमालय की स्थिति काली व तिस्ता नदियों के मध्य पाई जाती है, जहाँ हिमालय की तीनों श्रेणियां पाई जाती हैं। महान हिमालय श्रेणी, जिस पर विश्व के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी ऑनसेट आपदा है? तो सही आंसर है सूखा धीमी ऑनसेट आपदा है। सूखा एक धीमी ऑनसेट आपदा है। धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं को धीरे धीरे आने वाली आपदा स्थिति भी कहा जाता है। मौसम में परिवर्तन, वैश्विक उष्मन, मरुभूमीकरण, मृदा अवनमन इत्यादि धीमी गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। ये घटनाएं धीरे धीरे पारिस्थितिकी प्रणाली की सुदृढ़ता नष्ट करती है और समाज को प्राकृतिक कठिनाइयों के समक्ष खड़ा कर देती है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सुनामी तीव्र गति से प्रारंभ होने वाली आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है? तो जामनगर लोनी पाइपलाइन, हजीरा बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दोनों। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल भारत में गैस हेतु
शीर्ष तकनीकी संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गेल भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण हेतु जिम्मेदार है। इसका स्वामित्व तो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। इसके अंतर्गत निर्मित एलपीजी पाइपलाइन है जामनगर लोनी पाइपलाइन और हजीरा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल सेकंड जो कथन है कि एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है, यही सही है। फर्स्ट जो लिखा है, महासागरीय जल की सतह पर भूमि की सतह की तुलना में अधिक सूर्यता प्राप्त होता है, ये गलत है। बस सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि एक भूमि की सतह बाहर जाने वाली स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है। एक भूमि की सतह बाहर जाने वाले स्थलीय विकिरण के माध्यम से बहुत जल्दी ऊष्मा खो देती है। स्थलीय भाग में सूर्य की किरणें मात्र 1 मीटर तक ही प्रविष्ट हो पाती हैं क्योंकि भूमि सौर किरणों के लिए अपारदर्शी होती है। परिणामस्वरूप स्थलीय भाग आसानी से शीघ्र गर्म हो जाते हैं। दूसरी ओर धरातलीय पतली परत से ऊष्मा का उत्सर्जन भी उतना ही शीघ्रता से संपन्न होता है, जिस कारण शीघ्र ठंडी भी हो जाती है। स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह का एल्बिडो अधिक होता है, अर्थात स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह से सौरिक विकिरण का अधिक प्रत्यावर्तन होने से जलीय भाग को कम सूर्यताप मिल पाता है। 60 डिग्री अक्षांश से आगे जाने पर हिमत चांदी सतह का प्रतिशत बढ़ता जाता है तथा धरातलीय सतह का एल्बिडो भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 हो गया, जो वर्ष 2001 में 325 था। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो सही आंसर यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जिसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। यह बंदर पुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है तथा गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयाग में इससे मिल जाती है। गंगा के बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती तथा कोसी है। दाहिने तट के सहारे मिलने वाली नदियों में यमुना, सोन, पुनपुर, दामोदर और कर्मनासा है। दिमाग खराब हो गया पढ़ पढ़ के एकदम। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है? कौन सा एक वह कारक नहीं है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर करता है? सही आंसर है जनसंख्या। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि पूंजी, उद्यमी बाजार और आधारभूत अवसंरचना प्रमुख हैं। जनसंख्या ऐसा कारक है जिस पर किसी उद्योग का स्थान निर्धारण निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है? तो सही आंसर है मानसीन राम। भारत के वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी की धारा मानसीन राम क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा लाती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियां इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती है। इस प्रकार मानसून पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। यहाँ यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापीय निम्न दाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर पूर्व में
ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मानसीनराम विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली कब घटित हुआ था? तो सही आंसर है 2001 में। प्रसिद्ध भुज भूकंप जिसने गणतंत्र दिवस पर कई लोगों की जान ली थी 2001 में घटित हुआ था। 26 जनवरी 2001 के भुज गुजरात के प्रलयकारी भूकंप ने इस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र में खड़ा कर दिया। इस भूकंप के कारण 50,000 से 1 लाख के बीच व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है? उपयुक्त मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी है तो कागज का पैमाना और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण। कागज का पैमाना और प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण दोनों। मानचित्र पैमाने के निर्णायक के लिए उत्तरदायी कारकों में कागज की माप तथा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले क्षेत्र का परिमाण दोनों आवश्यक है। मानचित्र में मापनी का चयन करते समय पहला कागज आदि के आकार, दूसरा मानचित्र में प्रदर्शित किए जाने वाले विवरणों की मात्रा को ध्यान में रखा जाता है। मानचित्र पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की पारदर्शी दूरी और पृथ्वी के धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहते हैं। थका दे इस यार एकदम। अरे कभी को क्वेश्चन सुन ले नहीं हूँ यार मैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से भारत के औद्योगिक समूह हैं? सही आंसर है इसका डी 1 और 2, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र और सेकंड है मदुरई कोयम्बतूर बेंगलोर औद्योगिक क्षेत्र। 1 और 2 डी आंसर। भारत में प्रमुख 8 औद्योगिक प्रदेश इस प्रकार हैं: मुंबई पुणे प्रदेश, हुगली बेंगलोर तमिलनाडु, गुजरात छोटा नागपुर प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ प्रदेश, कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, कार्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में किस राज्य में फैला हुआ है? सही आंसर है आहियो। कार्न बेल्ट क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में आहियो राज्य में फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व प्रसिद्ध मक्का पेटी दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, जहाँ की प्रधान फसल मक्का है। इसका विस्तार मध्य ओहियो के मध्य नेब्रास्का राज्य तक है, जिसके अंतर्गत पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट, मिसौरी, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, कंसास और नेब्रास्का राज्य सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है भारत। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अद्यतन आंकड़ों 2020 पर आधारित विश्व में दालों के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत, स्पेन, पोलैंड, मोजाम्बिक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं। इन उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है 2, साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए कई उपकरण हैं, जिनमें हाइग्रोमीटर व साइक्रोमीटर प्रमुख है। साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है। इन दो थर्मामीटरों में एक शुष्क बल्ब तथा आर्द्र बल्ब थर्मामीटर होते हैं। तो पानी देगी क्या? हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। यह आर्द्रता मापने हेतु दो थर्मामीटरों अर्ध बल्ब व सर थोड़ा कमेंट पढ़ लीजिए सर इसी में। बड़ी तीन यार साइक्रोमीटर थर्मामीटर का एक युग्म होता है। इन दो थर्मामीटरों में एक शुष्क बल्ब तथा आर्द्र बल्ब थर्मामीटर होते हैं।
हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। यह आर्द्रता मापने हेतु 2 थर्मामीटरों, अर्ध बल्ब व शुष्क बल्ब का प्रयोग करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर बी सत्य है। पावसाची आम्ही ढगात असतात कुलव आवाज तो नहीं लग रही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है? आंसर है सड़कें। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क नेटवर्क लगभग 63.72 लाख किलोमीटर है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1,40,995 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की लंबाई 1,71,039 किलोमीटर। अन्य सड़कों की लंबाई 60,59,813 किलोमीटर। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम, उसके पश्चात दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्थानांतरित कृषि नामदेश सही है? तो लदांग मलेशिया में बोला जाता है, कोनुको वेनेजुएला में। दिए गए विकल्प मेरे को उठाते दिए गए विकल्पानुसार इंडोनेशिया व मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग तथा वेनेजुएला में कोनुकू कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली कृषि भी कहते हैं। भारत में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को कर्तन प्रणाली कृषि को मैक्सिको, मध्य अमेरिका में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वूलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील वूलर झील है। जम्मू कश्मीर राज्य के बांदीपुर जिले में स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर झील ये खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। बारालाचा दर्रा ले जिले को मनाली से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा ले जिले को मनाली जिले से जोड़ता है। हिमालय में कई दर्रे हैं जिनके द्वारा ही उन पर्वत श्रेणियों को यात्रियों और व्यापारियों द्वारा पार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया है। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली मिलती हैं। निम्न तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में यह मृदाएं अधिक दुमटी और मृदुमय हैं। पश्चिम से पूर्व इनमें बालू की मात्रा घट जाती है। भाग 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में एक स्वयं सहायता समूह हो सकता है? तो सही आंसर है पंजीकृत। स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है जो नियमित रूप से अपनी आय से कुछ बचत करते हैं। सामूहिक कानून में एक व्यक्तिगत राशि का योगदान करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हो सामूहिक निर्णय ले। भारत में स्वयं सहायता समूह पंजीकृत होता है यानी रजिस्टर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से उधार ली गई है? सही है आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान में विभिन्न सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उन मदों को रखा गया है जिन पर राज्य और केंद्र कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी कानून को लेकर संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक है? सही आंसर है आरबीएल बैंक। रत्नाकर बैंक लिमिटेड यानी कि आरबीएल पूर्ण रूप है, इसे 1943 में गठित किया गया था। यह निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में से एक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, जबकि अन्य तीनों बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जीडीपी में प्रमुख क्षेत्र है? सही आंसर है सेवा क्षेत्र। सी आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की सकल मूल्यवर्धन जीवी में योगदान अवरोही क्रम में सेवा क्षेत्र का 53%, द्वितीय क्षेत्र का 25%, प्राथमिक क्षेत्र 18.8% है। इस प्रकार भारत की जीडीपी में योगदान करता प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र उम्मीदवार वे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं होते हैं। चुनाव में ऐसे उम्मीदवार जिनका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं होता है वे स्वतंत्र उम्मीदवार कहलाते हैं। इनको निर्दलीय उम्मीदवार भी कहा जाता है। चुनाव जीतने के बाद वे अपने लाभ के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पंचायतों के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। भारतीय संविधान में पंचायतों की व्यवस्था 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 में है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ड के अनुसार प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बरी रहेगी, इससे अधिक नहीं। यदि किसी कारणवश पंचायत का 5 वर्ष पूरा होने के पहले ही विघटित हो जाता है तो इसके स्थान पर जिस नई पंचायत का गठन होगा वह बचे हुए शेष अवधि के लिए ही गठित होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसे भेद्यता घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? सही आंसर है इसका सी 1 2 3। किसी खतरे या आपदा का नाम, दूसरा स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय, तीसरा है भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता। किसी विशेष प्राकृतिक खतरे या आपदा के प्रति भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी घटकों के एक समूह से युक्त होती है। ऐसे भेद्यता घटकों में किसी खतरे या आपदा का नाम, स्थलीय और समुद्री समुदाय दोनों को शामिल करता हुआ भेद्यता समुदाय तथा भौतिक संरचनाओं की सामग्री की प्रतिरोधकता शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? सही आंसर इसका स्टार बना हुआ। दिसंबर 2022 के अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कुल 9 है। इसमें आम आदमी पार्टी 9वें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में शामिल है। राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संघवाद में संघीय सत्ता के केंद्रीकरण के 2 व्यापक प्रकार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन वे प्रकार नहीं है? सही आंसर है डी, परिस्थिति जन्य और सहमति जन्य दोनों नहीं है। भारतीय संविधान में संघ को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया गया है, जिसका वर्णन स्पष्ट रूप से संविधान में किया गया है। प्रथम स्थित देश पर कोई भी बाहरी संकट आने पर केंद्र की शक्तियों में तत्काल वृद्धि हो जाती है। दूसरी कुछ ऐसी सामान्य परिस्थितियों का वर्णन है जहां केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न होता है, जैसे राज्यों की सीमा क्षेत्रों नामों में परिवर्तन, राज्यों की क्या हो गया है अरे यार स्क्रॉल हो गया। राज्यों की सीमा क्षेत्रों नामों में परिवर्तन आदि तथा नए राज्यों का सृजन करना। यहाँ परिस्थिति तथा राज्यों की सहमति से कोई वास्ता नहीं है। केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के कारण लोकसभा चुनाव स्थगित हो गए थे? तो सही आंसर है 1977। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था। तत्कालीन राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर अनुच्छेद 352 के अधीन
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद घोषणा है जिससे आपातकाल में लोकसभा का चुनाव स्थगित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नगर निकायों का कार्य नहीं है? सही आंसर है ए, एक थिंक टैंक के रूप में केंद्र सरकार के लिए नीति बनाना। तो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य का प्रबंधन, सड़कों के जैसे विकास की बुनियादी ढांचों का निर्माण करना, सामुदायिक संपत्ति का रखाव, ये है 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 ब के तहत नगर निकायों के कुल 18 विषयों का वर्णन किया गया है। थिंक टैंक के रूप में केंद्र के लिए योजना बनाना नगर निकायों का कार्य नहीं है, बल्कि यह कार्य नीति आयोग और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पार्टी 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? तो 1999 में कौन सी भारतीय पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के संयुक्त की सबसे बड़ी सदस्य थी? सही आंसर है भारतीय जनता पार्टी। मई 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की घोषणा हुई। 1999 के लोकसभा चुनाव में एनडीए अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सबसे बड़ी सदस्य पार्टी रही। वर्तमान में एनडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं। बीजेपी और उसके सहयोगियों को 297 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों को 136 सीटें मिली। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? सही आंसर है इसका तीनों। सरकारी बॉन्ड जो होते हैं वो दीर्घकालिक प्रतिभूतियां हैं। राजकोष बिल अल्पकालिक प्रतिभूति। थर्ड है प्रमाण पत्र जमा अल्पकालिक नोट। सरकारी बॉन्ड दीर्घकालिक प्रतिभूति, राजकोषीय बिल अल्पकालिक प्रतिभूति, प्रमाण पत्र जमा अल्पकालिक नोट। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य सही हैं? सही आंसर है बैंकों का बैंक, मुद्रा जारी करता। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्ष 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के प्रमुख कार्य बैंकों का बैंकर, मुद्रा जारी करता, विदेशी मुद्रा प्रबंधक, वित्तीय प्रणाली का नियामक और प्रबंधन तथा मौद्रिक और ऋण नीतियों को लागू करना। इस प्रकार दोनों विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्षा और सशस्त्र बलों जैसी वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। रक्षा और सशस्त्र बलों, विदेशी मामलों आदि वस्तुओं को भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। इस सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र के पास विशेष अधिकार हैं। विभिन्न सूचियों का वर्णन संविधान के 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 में किया गया है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब भी संघर्ष होता है तो केंद्रीय कानून राज्य के कानून पर हावी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आर्थिक विकास डैश की समस्याओं से संबंधित होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि डैश की समस्याओं से संबंधित होती है। तो आर्थिक विकास अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होती है। आर्थिक विकास की समस्या अल्प विकसित देशों से संबंधित होती है, जबकि आर्थिक वृद्धि की समस्या विकसित देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आर्थिक विकास जिसमें गुणात्मक परिवर्तन जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि करे, वह परिमाणात्मक परिवर्तन सम्मिलित रूप को कहते हैं। आर्थिक वृद्धि वह है जिसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन यानी समग्र चर सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन आदि जिन्हें मापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को प्रकट करता है? सही आंसर है सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। दूसरा है जेंडर समता सूचकांक। शिक्षा में जेंडर आधारित प्रदर्शन को सकल नामांकन अनुपात और जेंडर समता सूचकांक द्वारा प्रकट किया जाता है। वर्ष 2019-20 में भारत में उच्च शिक्षा कुल सकल नामांकन अनुपात का 27% थी, जिसे पुरुषों की 26.9, महिलाओं की 27.3। जेंडर समता सूचकांक में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति, आर्थिक भागीदारी में लैंगिक समानता पर बल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम ने किस वर्ष मानव गरीबी सूचकांक प्रस्तावित किया था?
संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम यानी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव गरीबी सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को 1997 में प्रस्तावित किया था। यूएनडीपी ने मानव गरीबी सूचकांक एचपीआई को 1997 में विकसित किया। एचपीआई को एचडीआर 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। एमपीआई को यूएनडीपी व ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया। यह 3 आयामों पर आधारित है: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर। इसके दक्ष संकेतक हैं। एमपीआई 2021 में भारत की रैंकिंग लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सदन में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो सही आंसर उत्तर प्रदेश। वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 403 है। सबसे कम संख्या पांडुचेरी 30 में है, जबकि विधान परिषद की सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में 100 की है। और विधानसभा में सदस्यों के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरे 294, महाराष्ट्र तीसरे 288, बिहार चौथे 243 स्थान पर है। मध्य प्रदेश 230, आंध्र प्रदेश 175, कर्नाटक में 224 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक सरकार को डैश के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित बफर भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता होती है। पहला है अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाए रखने के लिए। दोनों सही है। एक सरकार को अंतर मौसमी कीमतों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाए रखने के लिए खाद्यान्न के सुरक्षित यानी बफर भंडार को प्रबंधित रखने की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2019 को स्टॉक 74 इतने लेने देना नहीं। खाद्य भंडार को प्रबंधित बफर स्टॉक करने के लिए जनवरी 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। भाग 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत नहीं है? समाजवादी लोकतंत्र का एक सिद्धांत निरंकुशतावाद नहीं है। निरंकुशता में सभी नियम और निर्णय केवल एक ही व्यक्ति लेता है। निरंकुशता सर्वाधिकारवाद, अधिनायकवाद तथा विकृत राजतंत्र का प्रमुख गुण है, जबकि नीतिज्ञता, तर्कवाद, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र, उदारवाद आदि समाजवादी लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सही ढंग से सम्मिलित हैं? अनुच्छेद नए राज्यों के गठन गलत। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, ये भी गलत। न तो 1 ना ही 2। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दिए जाने के अनुसार दिए गए प्रमुख शब्दों का व्यवस्थित करें और फिर सही संयोजन को चुनें। पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और समाजवादी। तो सही आंसर है PQR। इसका सही आंसर है ए। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सुरक्षित करने की संकल्प लें। प्रस्तावना में मौजूद शब्दों का सही समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निषेध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है इसका 1, 2, 3 तीनों। ये वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित तीनों कथन सही है। नीति निषेध तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपाल में राणोक्रेसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर है C, 1 और 2।
राणा शासकों ने मुल्लुकी ऐन के माध्यम से नेपाली कानून को कूटीकृत किया, जिसके सिद्धांत रूप से कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। राणा शासकों ने 1920 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1 और 2 दोनों सही है। नेपाली शासक जंग बहादुर राणा ने नेपाल में हिंदू धर्म को बुनियादी मान्यता दी और इसके आधार पर 1854 में मुल्लुकी ऐन बनाया गया। यह नेपाल की दंड संहिता थी, जिसके प्रावधान हिंदू धर्म की कानून पद्धति पर आधारित थे। नेपाल में सती प्रथा को बंद करने का पहला प्रयास जंग बहादुर राणा ने किया था। प्रधानमंत्री चंद्र शमशेर के 58वें जन्मदिन पर 8 जुलाई 1920 को सती प्रथा समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1959 में नेपाल का रॉयल लोकतांत्रिक संविधान डैश द्वारा तैयार किया गया था। सही आंसर है राजा महेंद्र। नेपाल का रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान देश का पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। इस संविधान को राजा महेंद्र द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। सही आंसर है इसका सी। भारत में 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में 1976 में पारित किया गया था। यह संशोधन इतना व्यापक था कि इसे भारत का लघु संविधान भी कह दिया जाता है। 42वां संविधान संशोधन ही मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मुख्य चुनाव आयोग को नियुक्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है? सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति। भारत में निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अनुच्छेद 324 के खंड 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका गठन भारत में 25 जनवरी 1950 को भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का है। यह आयु 65 साल जो भी पहले हो तथा अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। आयु 62 वर्ष जो भी पहले हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वाधीनता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित। अनुच्छेद 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म का बाध्य रूप से माननीय आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक लोकतंत्र के संदर्भ में सही है? सही आंसर है डी 1 और 2 दोनों। सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। सामाजिक लोकतंत्र में सामाजिक आर्थिक समानता एवं राजनीतिक सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है। सामाजिक समता प्राप्त करने के लिए किसी भी व्यवस्था को पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। सामाजिक लोकतंत्र सामाजिक संगठन की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें निजी संपत्ति और आय का वितरण सामाजिक नियंत्रण के अधीन होता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट। यानी कि सामाजिक लोकतंत्र समानता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता पर आधारित है और सामाजिक लोकतंत्रवादी पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट।